हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और जो कि आपका स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड है। इससे पहले जो हमारे 4 लेक्चर हुए हैं वो प्लेन मिरर से रिलेटेड थे। वहाँ पर प्लेन मिरर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। इसके अलावा रे ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए कितना बेसिक हमको रिक्वायर्ड है, पूरा बेसिक भी उसमें समझाया गया है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि लेक्चर 5 कंप्लीट करना है तो रे ऑप्टिक्स का जितना भी बेसिक मैंने आपको पहले कवर कराया है लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 में, वो आपको कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 5 आप कंप्लीट करें। अब देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक की जानकारी लेते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अगर स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर हमारे कौन कौन से हैं। एक तो आपका कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर के अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दूसरा हमारा हो गया बच्चा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं, स्फेरिकल मिरर हैं। इनसे रिलेटेड हमें पूरी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं, बनते कैसे हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, जैसे पोल हमको पढ़ना है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट हमें मार्जिनल रेज पढ़नी है कि मार्जिनल रेज हमारी क्या है। इसके अलावा पैराएक्सियल रेज हमको पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमको पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर में पूरी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा हैं। थ्योरेटिकल के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन भी हैं, लेकिन ये आपको आनी चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है स्फेरिकल मिरर्स या आगे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को पढ़ने के लिए। ये सभी पॉइंट हमारे क्या आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले हमें जो कवर करना है बच्चा वो कंप्लीट करना है हमको स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हमारे क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन हमको लेनी है। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी है स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है, मान लीजिए बच्चा ये हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है। स्फेरिकल ग्लास बॉल है, एक कांच की बॉल है हमारे पास। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास बॉल। अब स्फेरिकल ग्लास बॉल की अगर बात की जाए तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस स्फेरिकल ग्लास बॉल को हमने क्या किया, कट किया। एक हमने इसको इधर से कट कर दिया। कट करने की अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये वाले पॉइंट की अगर बात करें तो बी है। ठीक है, एक बेटा हमने इधर से इसको कट किया है, इधर से हमने इसको कट किया। इस पॉइंट को हमने क्या आपका सी कहा और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, डी कह दिया। अब देखिए, नेक्स्ट कट करने के बाद इस वाले पोर्शन को, इस वाले पार्ट को जैसे ही मैं अलग करूंगा तो बेटा आप देख पा रहे हैं कि अलग करने के बाद ये पोर्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, एक कटोरी की तरह। क्लियर है सभी को? देखिए, पूरे स्फीयर का सेंटर हमारा ये है, तो इस वाले पार्ट के लिए भी ये सेंटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ये इस वाले पार्ट के लिए ये रेडियस का काम करेगा। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। मैंने इस वाले पार्ट में क्या कर दिया, बाहर की तरफ हमने इस वाले पार्ट में क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हेयर आउटसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड। आउटसाइड सरफेस को बेटा हमने इसमें पॉलिश कर दिया। विद पॉलिश जो हम करते हैं बेटा वो किसकी करते हैं, रेड ऑक्साइड की पॉलिश करते हैं। हमने बाहर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी। तो ये इनर वाला जो सरफेस है, यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये कटोरी जैसा पार्ट बना, बाहर वाले पार्ट को तो हमने क्या कर दिया है बच्चा, पॉलिश कर दिया है। बाहर वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। और अंदर वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो ये अंदर वाला पार्ट कैसा बनेगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट बनेगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंड इनर पार्ट बिकम रिफ्लेक्टिंग।
इनर पार्ट बेटा हमारा कैसा बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो दिस मिरर इज कॉल्ड, दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इस मिरर को बेटा हम क्या नाम देंगे, कॉनकेव मिरर इसको नाम दिया जाता है। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी कि कॉनकेव मिरर क्या है क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये इनर पार्ट कैसा है, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है बेटा। इनर पार्ट कैसा बन गया है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन गया है। अब देखिए हर बार हम इस मिरर, कॉनकेव मिरर को इस तरीके से तो बनाएंगे नहीं कि इस तरीके से कटोरी जैसा शेप हम इसका बार बार बनाने लगे। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको किस तरीके से बनाएंगे, एक हमने मिरर लिया और इसकी बाहर से हमने पॉलिश कर दी, क्लियर है सभी को, और इस वाले पार्ट के लिए ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। तो कॉनकेव मिरर आप सभी को समझ में आ गया है क्या है क्या नहीं है। अब देखिए एक पॉइंट और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कॉनकेव मिरर, बेटा केव की अगर बात करें तो केव का मतलब क्या होता है, गुफा से होता है। हम ये कह सकते हैं केव का मतलब क्या है, इनर पार्ट से है। इनर पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉनकेव मिरर कह रहे हैं। तो आपने जान लिया कि स्फेरिकल ग्लास बॉल से हमने कैसे कॉनकेव मिरर बनाया है। अब देखिए दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। इस वाले पार्ट को बेटा, ये जो सीडी वाला जो पार्ट है इसको कट करके हमने बाहर निकाला, क्लियर है सभी को। हमने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। हमने इसको बेटा बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमने इस वाले पार्ट का, देखिए ये पार्ट कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर है। ये भी एक कटोरी की तरह पार्ट होगा। ये बेटा इसका एक सेंटर होगा, यस और नो। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। इस वाले पार्ट में हमने अंदर की तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो मैं ये कह सकता हूं कि हेयर इनर पार्ट इज पॉलिश्ड, इनर पार्ट इज पॉलिश्ड एंड आउटर सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिंग। आउटर सरफेस बेटा हमारा कैसा बन गया है, रिफ्लेक्टिंग बन गया है। तो आपने इसके बारे में जान लिया। तो दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर को बच्चा हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए आप यहां से एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा आउटर सरफेस जो है, ये आउटर सरफेस कैसा है बेटा, रिफ्लेक्टिंग बन गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और देखिए यहां से एक और चीज जानिएगा, कॉन्वेक्स मिरर बेटा, वैक्स की अगर बात करें तो वैक्स का मतलब होता है बल्जिंग सरफेस का मतलब क्या है, उठा हुआ भाग को हम कहते हैं बेटा बल्जिंग सरफेस। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जिसका उठा हुआ भाग अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उस मिरर को हम कह रहे हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए स्फेरिकल मिरर से हमने दो पार्ट हमने कट किए, दोनों इस तरीके से हमारे निकल के आए। एक की हमने आउटर पॉलिश करी तो इनर वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग बना, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, केव वाला पार्ट। इसके अलावा हमने इस वाले पार्ट में अंदर की तरफ पॉलिश करी तो इसका वैक्स बोले तो बल्जिंग सरफेस, इसका उठा हुआ भाग हमारा रिफ्लेक्टिंग बना, तो इसको हमने कह दिया बेटा कॉन्वेक्स मिरर कह दिया। दोनों स्फेरिकल ग्लास बॉल से बनाए गए हैं। इसी वजह से हमारे स्फेरिकल मिरर कौन कहलाते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों को क्या कहा जाता है बेटा, स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्योंकि इन दोनों को बनाया गया है किससे, स्फेरिकल ग्लास बॉल से बनाया गया है, इसको कट करके बनाया गया है। इसी वजह से कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब आगे थोड़ा बेसिक की तरफ और हम जाते हैं। ये बेसिक आपने समझा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक बात यहाँ पर बताई थी
कि हमेशा कॉनकेव मिरर को ऐसे नहीं बनाया जाएगा, तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको इस तरीके से बना देंगे। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को हमेशा इस तरीके से नहीं बनाया जाएगा एक कटोरी की तरह। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर हमें बनाना है तो हम हमेशा इस तरीके से एक अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे और ये इसका सेंटर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर और इस तरीके से कॉनकेव मिरर हम बनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए इससे आगे की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कंप्लीट करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमें कंप्लीट करने हैं। देखिए स्फेरिकल मिरर में से मैंने यहाँ पर एक मिरर ले लिया, दैट इज कॉनकेव मिरर। कोई भी मिरर आप ले लें इन पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। हमें स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहली बात, इस स्फेरिकल मिरर के लिए, इस स्फेरिकल पार्ट के लिए जो सेंटर है बेटा, इस सेंटर को हम नाम देते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको नाम दिया जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। जो पूरे स्फेरिकल ग्लास बॉल का सेंटर था वही सेंटर का काम करेगा इन वाले पार्ट के लिए, वही सेंटर होगा और इस सेंटर को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे का पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये पूरा हमारा स्फेरिकल सरफेस का अंदर वाला पार्ट कैसा है बेटा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट को मैं रेड इंक से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पूरा हमारा क्या आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। क्लियर है सभी को? अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर, पोल और वर्टेक्स। पोल या वर्टेक्स सबसे पहला पॉइंट हम समझना चाह रहे हैं बेटा। ये जितना भी हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, इस पूरे रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो मिड पॉइंट है, जो बीच का पॉइंट है, उस बीच के पॉइंट को हम कहते हैं पोल या वर्टेक्स। पोल या वर्टेक्स सभी को समझ में आया होगा। पोल या वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पूरे का मिड पॉइंट जो है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पोल वर्ड सभी को समझ में आया है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। दूसरा पॉइंट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको यहाँ पर समझनी है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करे और बेटा किससे भी पास करे, पोल से भी पास करे, तो इसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करती है और जो पोल से भी पास करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि एन इमेजिनरी, यहाँ पर एक इमेजिनरी वर्ड भी ऐड कर रहा हूँ, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा 3 पॉइंट आप सभी को, 3-4 पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको समझाए हैं वो सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला पॉइंट पोल समझ में आ गया, सेंटर समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा फोकस की हम बात कर रहे हैं। फोकस क्या है, फोकस को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मिड पॉइंट बिटवीन, या मैं ये कह सकता हूँ ये पोल है बेटा हमारे पास, ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं बेटा क्या, फोकस। इसको क्या नाम देते हैं, फोकस। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। तो फोकस के बारे में आप सभी को पता चला कि फोकस क्या है क्या नहीं है। अब देखिए बेटा 3 पॉइंट आप सभी को, 3-4 पॉइंट, पोल समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस क्या है, इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सभी को बात समझ में आ गई। फोकस क्या है, तो फोकस के बारे में भी आपने समझ लिया।
इससे आगे की अगर हम बात कर रहे हैं, इससे आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वाले पॉइंट में। दैट पॉइंट इज कॉल्ड अपर्चर। तो हम यहाँ पर अपर्चर जानना चाहते हैं कि बेटा अपर्चर क्या होगा। क्लियर है सभी को? तो अपर्चर हमको समझना है कि बेटा अपर्चर क्या है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर बेटा कुछ इस तरीके से बना था। कॉनकेव मिरर हमने जो बनाया था वो किस तरीके से बनाया था? कॉनकेव मिरर हमने इस तरीके से बनाया, हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी और कॉनकेव मिरर इस तरीके से था, कटोरी जैसी शेप थी ये इसकी। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है। इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है। क्लियर है सभी को? या मैं ये कह सकता हूं कि इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमारा ये है। क्लियर है सभी को? इस कॉनकेव मिरर का ये पूरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट हमारा कैसा है बेटा? रिफ्लेक्टिंग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो इफेक्टिव डायमीटर है, देखिए बाहर की ओर ये कैसा एक सर्किल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका बेटा ये जो इफेक्टिव डायमीटर है इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? अपर्चर हम कह रहे हैं। बेटा ये इफेक्टिव डायमीटर मैं ऐसे भी कर सकता हूं या इस इफेक्टिव डायमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये दोनों बराबर ही होंगे। बेटा देखिए आगे सर्किल बन रहा है, ये डायमीटर कह सकता हूं या ये वाला मैं डायमीटर कह सकता हूं। तो इस इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा? अपर्चर कहते हैं। तो अपर्चर आप सभी को समझ में आ गया कि अपर्चर क्या है क्या नहीं है। देखिए इफेक्टिव डायमीटर of reflecting surface of spherical surface called aperture। तो अपर्चर के बारे में आपने जान लिया कि अपर्चर क्या है। तो मैं इधर की तरफ बना देता हूं कि ये हमारे पास मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है जो एक स्फेरिकल मिरर है। इसका ये वाला सरफेस हमारा कैसा है बेटा? रिफ्लेक्टिंग है। इसका ये जो डायमीटर है, ये वाला नेट डायमीटर जो है, या डायमीटर बेटा ये भी ले सकते हैं हम, दोनों बराबर ही होंगे ये वाले डायमीटर। तो इसी इफेक्टिव डायमीटर को बेटा हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। तो आप सभी को अपर्चर समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए मैं एक पॉइंट हिंदी में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। हिंदी में एक पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा। जिस मिरर का बेटा जितना ज़्यादा अपर्चर होगा, जिस मिरर का जितना ज़्यादा अपर्चर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर ज़्यादा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो उतनी ही ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक की पॉइंट स्टार बना करके लिख देता हूँ। जिस स्फेरिकल मिरर का जितना ज़्यादा अपर्चर होगा, जितना ज़्यादा अपर्चर होगा वह उतनी ही ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मान लीजिए अगर हमने अपर्चर बढ़ा दी किसी स्फेरिकल मिरर की, तो इसका मतलब क्या है? वो लाइट कलेक्ट करने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा वो लाइट कलेक्ट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा हमारे क्या है? पोल समझ में आया सभी को, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आई, फोकस समझ में आया है। फोकस के अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, जिसको हमें और अच्छे डेप्थ में पढ़ना था, वो हमें अपर्चर हमको अच्छे से समझ में आ गया कि अपर्चर हमारा क्या है क्या नहीं है। तो अपर्चर बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो उम्मीद करता हूं कि अपर्चर यहां पर आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। क्लियर है सभी को? अब देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं आपको समझाना चाहता हूं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। फिर से हम वापस इसी स्लाइड पर आएंगे लौट करके। ठीक है, फिर से हम वापस इसी स्लाइड पर लौट करके आएंगे। देखिए सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, क्या है क्या नहीं है, कि पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, अपर्चर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। जिस मिरर का जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा वो लाइट कलेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए इससे आगे के
और पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और पॉइंट्स क्या हैं बेटा, फिर से हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर बनाया। और ये स्फेरिकल मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि आउटसाइड हमने पॉलिश करी है। इसकी अगर बात की जाए तो ये मिड वाला पॉइंट जो है, ये मिड वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये फोकस है, ये बेटा हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कि 3 पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, बेटा ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कॉल्ड फोकल लेंथ को बेटा स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा मैं आपको इस पॉइंट के बारे में पहले से ही बता देता हूं, पोल से फोकस की जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कहते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ। दूसरा पॉइंट बेटा हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको भी फोकल लेंथ कह रहे हैं। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो तीसरा पॉइंट बेटा हम लिख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स की अगर बात करें तो तीनों पॉइंट्स में हमें ये बताना है कि विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। इन तीनों में से कौन करेक्ट है या तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो या इन तीनों में से कोई एक करेक्ट भी हो सकता है, 2 करेक्ट भी हो सकते हैं, या तीनों के तीनों करेक्ट हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको सवाल का आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पॉइंट के बारे में समझिएगा बेटा। अगर तीनों पॉइंट को देखें तो ये तीनों पॉइंट क्या है, आपका पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस का ही जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा वो फर्स्ट हमारा सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारे क्या है बेटा, गलत है। गलत क्यों है? सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये सही क्यों है, क्योंकि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। बेटा जितनी भी डिस्टेंस है ना वो हमेशा पोल से मेजर की जाती हैं। पोल से मेजर की जाती हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स ये हो गया पोल बिहेव्स एज ओरिजिन। पोल बेटा हमारा एक ओरिजिन की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब पोल के कोऑर्डिनेट बेटा 0,0,0 हो गए। कहीं पर भी आपको पोल दिखाई देता है, ये सवालों को सॉल्व करने में मदद करेगा, उसको हमेशा क्या मान ले, आपका ओरिजिन मान ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरीके से बेटा कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करी जाएगी वो 0 से ही तो मेजर करेंगे, ओरिजिन से ही तो मेजर करेंगे। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम फोकल लेंथ कहते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। ठीक उसी तरीके से हर डिस्टेंस बेटा पोल से मेजर करी जाएगी। पोल हमारा ओरिजिन की तरह काम कर रहा है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो बेटा हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो मैं आपसे यहां पर ये कह रहा हूं सबसे पहली बात कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को बेटा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने r से रिप्रेजेंट किया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने यहाँ पर पॉइंट्स जान लिए क्या है क्या नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे थे कि जो
हमें इंफॉर्मेशन लेनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो हम ले चुके हैं। सबसे पहली बात, आप सभी ने रेडियस ऑफ कर्वेचर जान लिया है बेटा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आपको हमेशा ऐसे ही बोलना है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है बेटा, पोल से मेजर की जाती है। पोल का अनदर नेम क्या है बेटा, वर्टेक्स है, या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ सभी को समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी को समझ में आ गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी को समझ में आ गया कि पोल हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ओरिजिन की तरह काम करेगा। तो इस पोल के बेटा कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होंगे, 0,0,0 होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टॉपिक हम कवर करने चले थे बेटा, हमने क्या पढ़ा है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, पोल पढ़ लिया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, फोकस पढ़ लिया, फोकल लेंथ पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, अपर्चर हमने पढ़ लिया है कि अपर्चर क्या है। अभी हमारे 3 टॉपिक रह गए। एक तो हमारा मार्जिनल रेज है, और इसके अलावा पैराक्सियल रेज है, और इसके अलावा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसी में 1-2 टॉपिक और हम कंप्लीट करेंगे। इमेज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, हमें क्या पढ़ना है बेटा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए कौन कौन से रूल हमें याद रखने हैं। 10वां पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। बेटा स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हमें पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर्स में तो बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर आ रहे हैं, तो दोनों के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। ये हमारा टॉपिक्स हैं जो अभी हमको कवर करने हैं। फिर से अभी हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके अलावा बेटा ये हमने पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। इसके अलावा बेटा हमने फोकल लेंथ पढ़ा, इसके अलावा हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ा, इसके अलावा बेटा हमने पोल भी जाना, पोल हमारा किसकी तरह काम कर रहा था, ओरिजिन की तरह काम कर रहा था। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब बेटा इससे आगे की स्लाइड पर हम जा रहे हैं, और आगे का पॉइंट हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेज। बेटा हमें पढ़ना है अब किसके बारे में, मार्जिनल रेज के बारे में हमें पढ़ना है कि मार्जिनल रेज क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने क्या आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो हमने स्फेरिकल मिरर लिया है ये कौन सा है बेटा, कॉनकेव मिरर है। पढ़ने के लिए कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लो, बात तो एक ही है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मार्जिनल रेज बेटा हमारी क्या है। मार्जिनल रेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, दोज रेज विच आर नॉट वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रेज जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ज़्यादा क्लोज नहीं है। अगर क्लोज नहीं है तो बेटा मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज नहीं है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है कोई रेज और इस तरीके से आकर के टकराई। ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट पर हमें क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। किसमें बेटा, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल। ठीक है बेटा, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर के, ये रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को क्या आपका कट करके जाएगी। रिफ्लेक्ट होकर के ये रे क्या आपका कहाँ हो गई बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके गई है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके गई है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या है, आपका थीटा है। सभी को बात समझ में आ गई। ऐसी रे जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक नहीं है, तो उन सभी रेज को हम मार्जिनल रेज कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताई है। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसी बात को और दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया गया है, दोज रेज विच पास थ्रू आउटर एज ऑफ अपर्चर। बेटा अपर्चर की अगर हम बात करें तो अपर्चर यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा। जो अपर्चर मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो डायमीटर है, ये क्या कहलाता है बेटा, अपर्चर कहलाता है। अपर्चर के बिल्कुल आउटर एज से जो रे आकर के टकरा रही है ना,
तो उन सभी रेज को बेटा हम क्या नाम देंगे, मार्जिनल रेज नाम देंगे। उन सभी इंसिडेंट रे को बेटा क्या नाम दिया जाएगा, मार्जिनल रेज नाम दिया जाएगा। तो ये हमारी मार्जिनल रेज हो गई। सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मार्जिनल रेज आपको पता चल गया। सबसे पहली बात तो हमने ऐसे एक्सप्लेन किया है, मार्जिनल रेज वो रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्लोज नहीं है, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं ऐसी इंसिडेंट रे जो क्या आपका अपर्चर के बिल्कुल आउटर एज से आकर के स्ट्राइक कर रही हैं। तो उन सभी रेज को हम क्या कहेंगे बेटा, मार्जिनल रेज नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आगे के पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। इससे आगे का पॉइंट हमसे क्या कहता है, तो यहां तक का पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है। दीज मार्जिनल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट पास थ्रू द फोकस। बेटा ये मार्जिनल रेज क्या आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी फोकस से पास नहीं करता है। कहां से पास नहीं करता है बेटा, फोकस से पास नहीं करता है, बट इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस से को तो क्या है बेटा, इंटरसेक्ट करता ही है। सबसे पहली बात, मार्जिनल रेज आई बेटा, इंसिडेंट एंगल थीटा बनाया, ये भी एंगल थीटा बनाया, तो ये इंटरसेक्ट होकर के यहाँ से इस तरीके से चली गई। मार्जिनल रेज कभी भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या आपका फोकस से पास नहीं करती है। समझ में आया कि नहीं आया, फोकस से पास नहीं करती है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मार्जिनल रेज ने, इस रेज ने एंगल थीटा बनाया, तो थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ से इंटरसेक्ट कर गई। दूसरी मार्जिनल रेज अगर कोई और थीटा एंगल बनाएगी तो वो कहीं दूसरी जगह से इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करके चली जाएगी। क्लियर है सभी को? तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अलग अलग एंगल वाली मार्जिनल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करेंगी। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मार्जिनल रेज जैसा एंगल बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या करेगी, आपका प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आने वाली मार्जिनल रेज अलग अलग एंगल बना रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को बेटा अलग अलग जगह से इंटरसेक्ट करके जाएंगे, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कभी भी फोकस से पास नहीं करती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए यहां से बेटा मैं एक की पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं और इस की पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इमेज बनाने के लिए कौन सी रेज जिम्मेदार है, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे। हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनाएंगे। मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे बेटा अलग अलग जगह से इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो फोकस नहीं हो पा रही है किसी एक पॉइंट पर। तो इसका मतलब मार्जिनल रेज जो इमेज बनाएंगी वो कैसी इमेज बनाएंगी, ब्लर्ड इमेज बनाएंगी या डिस्टॉर्टेड इमेज बनाएंगी, धुंधली इमेज बनाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी को कहते हैं हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, आपका ऑप्टिक्स के टर्म में इसको एब्रेशन कहा जाता है। एब्रेशन, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जब लाइट रे एक ही जगह फोकस नहीं होती, लाइट रे की जगह मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज, कौन सी रेज बेटा, रिफ्लेक्टेड रेज। मार्जिनल रेज के केस की बात हो रही है ये। जब रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह फोकस नहीं होती तो इमेज ब्लर्ड एंड डिस्टॉर्टेड बनती है, एवं इमेज की क्वालिटी भी पुअर होती है। तो इस केस में बेटा इमेज की क्वालिटी भी कैसी होती है, आपका पुअर होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस डिफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम के इस डिफेक्ट को ड्यू टू विच ब्लर्ड एंड और डिस्टॉर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड कॉल्ड एब्रेशन। बेटा इसको कहा जाता है एब्रेशन। एब्रेशन सभी को समझ में आ गया होगा, ABERRATION, इसी को क्या कहते हैं बेटा, एब्रेशन कहा जाता है। तो एब्रेशन सभी को समझ में आ गया। एब्रेशन क्या है बेटा, इमेज का धुंधला और डिस्टॉर्टेड बनना या ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड बनना, यही, या इमेज पुअर क्वालिटी की बनना, इसी को हम कहते हैं एब्रेशन कहा जाता है। ये भी ऑप्टिकल सिस्टम का एक डिफेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल रेज की मदद से हम एब्रेशन और क्वालिटी ऑफ इमेज को हम स्टडी कर पाते हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि मार्जिनल रेज हमारी क्या है क्या नहीं है। तो मार्जिनल रेज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपने जान ली बेटा कि मार्जिनल रेज क्या है क्या नहीं है। तो आपने जान लिया कि मार्जिनल रेज किस में हेल्प करती हैं बेटा, एब्रेशन में और
क्वालिटी ऑफ इमेज को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मार्जिनल रेज का यूज़ करते हैं। तो मार्जिनल रेज आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एंगल बनाएंगी ना बेटा मार्जिनल रेज, ये थीटा एंगल हमारा वेरी स्मॉल एंगल नहीं होता, ये एंगल सिग्निफिकेंट होता है। तो इसी वजह से मार्जिनल रेज के केस में हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज़ नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पर एक पॉइंट बना करके लिख सकता हूं, इन केस ऑफ मार्जिनल रेज, इन केस ऑफ मार्जिनल रेज we do not use small angle approximation, small angle approximation। बेटा इस केस में हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्लियर है सभी को? तो ये पॉइंट बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मार्जिनल रेज सभी को समझ में आया। एब्रेशन एंड पुअर क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी ऑफ इमेज को समझने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मार्जिनल रेज का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? मार्जिनल रेज के बारे में बेटा आपने इतना यहाँ पर जाना, पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली। मार्जिनल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास नहीं करती हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस को तो कट करती ही करती हैं। यहाँ पर बेटा मार्जिनल रेज से रिलेटेड मैंने एक सवाल यहाँ पर लिखा है, और वैसे तो ये थ्योरेटिकल पार्ट ही है, लेकिन मैंने इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया है जिससे आप आसानी से इसको समझ पाए। अब सवाल ये कि मार्जिनल रेज हमारी आई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को बेटा कट करके चली गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके क्या चली गई है, ठीक है। अब देखिए बेटा सवाल यहाँ पर क्या है, हेयर मार्जिनल रेज इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम पोल, पोल से y डिस्टेंस पर बेटा क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। समझ में आया कि नहीं आया? देन द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो इस सवाल का सॉल्यूशन हमको निकालना है। सबसे पहली बात तो जो हमारे पास जो लॉ है उन सभी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मार्जिनल रेज आई, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, इंसिडेंट करी, इस वाले पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे बेटा, नॉर्मल बनाएंगे, और ये नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो ये एंगल बेटा हमारा कितना होगा, थीटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो दोनों एंगल आप सभी को समझ में आ गए कि ये दोनों एंगल हमारे थीटा थीटा होंगे। समझ में आ गया? अब देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए सबसे पहली बात, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो बेटा हमारा क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये मार्जिनल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है। मार्जिनल रेज ये मार्जिनल रेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने जान लिया कि ये हमारा कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। क्लियर है सभी को? अब देखिए इससे आगे के पॉइंट्स की तरफ हम जा रहे हैं कि इससे आगे के पॉइंट्स हमारे क्या बनेंगे। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा हमने x मान ली। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में ये बात लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई का जो सम है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, क्योंकि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बराबर है। मेरे को यहाँ पर y की वैल्यू बेटा कैलकुलेट करनी है, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो r माइनस एक्स, अगर मेरे को इस x की वैल्यू पता चल जाए तो इस y की वैल्यू कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत आसान है। क्लियर है सभी को? अब देखिए सबसे पहली बात, मैंने क्या किया बेटा, एक ट्रायंगल लिया। इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा फोकस करिएगा आप। ये वाला हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में हमारे दो एंगल हैं बेटा, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला भी एंगल थीटा है। यहां पर एक चीज आप समझ पा रहे हैं कि ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ये वाला ट्रायंगल बेटा कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया।
इस पॉइंट को हमने C कहा है, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, A कह दिया, इस वाले पॉइंट को मान लीजिए B कह दिया। तो इस ट्रायंगल को बेटा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये वाला पॉइंट C है बेटा, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, B है। ये एंगल बेटा थीटा है, ये भी एंगल हमारा थीटा है। अगर ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी। बेटा सबसे पहली बात, ये स्फीयर से सेंटर की डिस्टेंस जो होगी ये तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही होगी कि नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर होगी। अब देखिए आगे की बात, आपको मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर फॉल किया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा r/2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारी r/2 हो जाएगी। मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि मेरे को x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देनी है, जिससे हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। चलिए बेटा ये वाली डिस्टेंस x है, तो मैं केवल इस वाले ट्रायंगल को फोकस कर रहा हूँ। ये एंगल 90 है। इस बेटा x के हमारे दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इस x के दो कंपोनेंट इधर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x cos थीटा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट x sin थीटा हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो r/2 है ये x cos थीटा के बराबर है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x cos थीटा बराबर बेटा r/2। तो x बराबर क्या हो गया, r/2 cos थीटा हो गया, या मैं इसको r/2 sec थीटा भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक। अब देखिए मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर r माइनस x की वैल्यू बेटा हमारी कितने के बराबर है, r/2 sec थीटा के बराबर है। क्लियर है, r/2 sec थीटा के बराबर है। तो आप सभी को एक बात पता चली कि y की वैल्यू हमारी क्या है। अब देखिए इस y की वैल्यू में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। y के अंदर क्या बात छिपी है, सबसे पहले जानिएगा। ये बेटा थीटा कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाई द इंसिडेंट एंगल मेड बाई मार्जिनल रेज के द्वारा जो बनाए जाने वाला जो इंसिडेंट एंगल है ना बेटा, वो थीटा एंगल है। इसका मतलब क्या है, जो मार्जिनल रेज अलग अलग एंगल बनाएंगे तो वो क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, अलग अलग एंगल के लिए मार्जिनल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है सभी को। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया कि मार्जिनल रेज क्या है। मार्जिनल रेज अगर थीटा एंगल बना रही है तो वो पोल से प्रिंसिपल एक्सिस को कितनी दूरी पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा, y दूरी पर, और y की वैल्यू r माइनस के r/2 sec थीटा के बराबर है। बेटा y हमारी कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल से इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस है बेटा ये y। क्लियर है सभी को। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मार्जिनल रेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि मार्जिनल रेज हमारी क्या है क्या नहीं है। तो मार्जिनल रेज के बारे में आप सभी को पता चला है। अब देखिए नेक्स्ट बेटा आगे की स्लाइड की तरफ हम जा रहे हैं। आगे की स्लाइड हमारी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस पॉइंट के बाद, और जो रिलेटेड है किससे बेटा, पैरा एक्सियल रेज से रिलेटेड है, जो पैरा एक्सियल रेज से रिलेटेड है। अभी तो आपने ये पढ़ा मार्जिनल रेज क्या है। अब देखिए इससे आगे की कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटा सबसे पहली बात, यहां पर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी। क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें, ये हमारे पास क्या था बेटा, पोल था। ये हमारे पास क्या था बेटा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था।
इसकी अगर बात की जाए तो बेटा यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल रेज आई थी। मार्जिनल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट ए से इंटरसेक्ट होकर ए पॉइंट से पास होकर के गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा हमारी y थी। क्लियर है सभी को? y के बाद की अगर बात की जाए तो बेटा ये हमने क्या बनाया था, नॉर्मल बनाया था। इस एंगल की बात करें, ये थीटा था, ये भी थीटा था, ये भी थीटा था। y की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आई r माइनस के r/2 सेक थीटा कैलकुलेट होकर के आई है। क्लियर है सभी को? अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, इसी पॉइंट में आप समझने की कोशिश करिएगा, इसी पॉइंट में आपको समझना है बेटा। देखिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इफ थीटा एंगल, इफ थीटा एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा एंगल बेटा वेरी स्मॉल हो जाए, बेटा थीटा एंगल वेरी स्मॉल तभी होगा जब रेज ये हमारी किसके नज़दीक हो जाएं। जैसे ही थीटा एंगल वेरी स्मॉल होगा तो ये वाली जो मार्जिनल रेज हैं, ये मार्जिनल रेज बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, तो इफ थीटा एंगल इज वेरी स्मॉल, these marginal rays become paraxial rays, तो बेटा ये रेज हमारी कौन सी बन जाएंगी, पैराएक्सियल रेज बन जाएंगी। अब देखिए दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आया। अगर कोई ये आपसे पूछे कि भाई साहब पैराएक्सियल रेज क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोज रेज, कौन सी, दोज इंसिडेंट रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहां पर लिख सकता हूं दोज इंसिडेंट रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड पैराएक्सियल रेज। और बेटा पैराएक्सियल रेज के लिए बेटा ये जो थीटा एंगल बनेगा, थीटा एंगल कैसा होगा, वेरी स्मॉल एंगल होगा, वेरी स्मॉल होगा। अगर वेरी स्मॉल एंगल होगा तो हम पैराएक्सियल रेज के लिए क्या करेंगे, देन वी यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। बेटा हम क्या आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसका यूज करने वाले हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करने वाले हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बेटा सभी जानते हैं, अगर साइन थीटा है तो इसको हम थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा है तो इसको हम बेटा थीटा लिखेंगे। साइन थीटा को बेटा मैं थीटा टेन थीटा लिख सकता हूँ, या इन दोनों की जगह थीटा लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? कॉस थीटा अगर कहीं आ गया, एंगल वेरी स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू इसको 1 लिखेंगे। सेक थीटा आ गया तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। यही बेटा हमारी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए अगर y इक्वल्स टू r-r/2 सेक थीटा है, क्लियर है, ये मार्जिनल रेज पैराएक्सियल रेज बन गई, तो बेटा थीटा एंगल हमारा वेरी स्मॉल हो गया, थीटा एंगल वेरी स्मॉल हो गया, सेक थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो y इक्वल्स टू r-r/2 हो गया, तो y की वैल्यू r/2 हो गया। क्लियर है? अगर y की वैल्यू r/2 हो गया, इट मीन्स ये y क्या बन गया बेटा, फोकल लेंथ बन गया कि नहीं बन गया? y क्या बन गया बेटा, फोकल लेंथ बन गया, तो फोकल लेंथ r/2 के बराबर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से ये रिलेशन आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2 बेटा किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर पैराएक्सियल रेज। ये किसके लिए है बेटा, पैराएक्सियल रेज के लिए है। तो पैराएक्सियल रेज की मदद से आपने जाना कि फोकल लेंथ कितने के बराबर होता है बेटा, r/2 के बराबर होता है। तो पैराएक्सियल रेज आप सभी को समझ में आ गई कि पैराएक्सियल रेज क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर
पैराएक्सियल रेज, केवल बेटा पैराएक्सियल रेज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सिलेबस की अगर बात करें, हमारे सिलेबस में कौन सी रेज है बेटा, पैराएक्सियल रेज है। और रे ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले बने हैं ना, वो सभी के सभी पैराएक्सियल रेज के लिए हैं। लेकिन मार्जिनल रेज से रिलेटेड सवाल बन सकता है। मार्जिनल रेज से रिलेटेड सवाल किस तरीके का बनेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके का सवाल हमारा बन सकता है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मार्जिनल रेज समझ में आ गई होंगी, पैराएक्सियल रेज सभी को समझ में आ गई होंगी। पैराएक्सियल रेज की मदद से आपने रिलेशन निकाला, फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2। हमारा टॉपिक 2 भी कवर्ड में लिखा हुआ था कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन है f इक्वल्स टू r/2। तो ये रिलेशन बेटा सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। पैराएक्सियल रेज क्या है, मार्जिनल रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक हैं, वेरी क्लोज्ड हैं, तो स्मॉल एंगल बनाएंगी, तो वहाँ पर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जगह जगह हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा। हमारे सिलेबस में केवल कौन सी रेज हैं बेटा, IIT तक पैराएक्सियल रेज हैं। अगर कोई सवाल मार्जिनल रेज का भी बनता है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। क्लियर है सभी को? कभी कभी सवाल मार्जिनल रेज से रिलेटेड बन जाता है। आइए देखिए मैं आपको एक आगे सवाल करवाता हूं, ठीक है। अब देखिए सवाल यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, सवाल के बारे में यहां पर जानने की कोशिश करें। सबसे पहले यहां पर बेटा एक सवाल है हमारा और इस सवाल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहां पर कॉनकेव मिरर हमको दे रखा है और कॉनकेव मिरर के बाद नेक्स्ट हमसे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। मिरर की बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एंड लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा कोई भी एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारी कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा पैरेलल आ रही है एट ए हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर। बेटा कितनी हाइट पर आ रही है, 3 सेंटीमीटर की हाइट पर कोई भी एक लाइट रे आ रही है इस तरीके से। आप देखिए एंड कट द प्रिंसिपल एट ए पॉइंट, कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट ए पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस y। बेटा y जो डिस्टेंस है ना, वो पोल से ए पॉइंट की डिस्टेंस है। सबसे पहली बात तो देखिए हमारे पास एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि जो आने वाली जो रे है ना, इस लाइट रे के बारे में हमें ये नहीं बता रखा है कि ये बेटा मार्जिनल रेज है या ये हमारी पैराएक्सियल रेज है, तो ये हमें खुद ही डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर स्मॉल एंगल बन रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एंगल बन रहा है तो ये हमारी मार्जिनल पैराएक्सियल रेज है। अगर लार्ज एंगल बना रही है तो वो कैसी है बेटा, मार्जिनल रेज है। बेटा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली अगर बात की जाए तो देखिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये वाली हाइट कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी हो गई, 5। तो बेटा ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन गया। 3 के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा बेटा, 37 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। आपको फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल समझाया जाता है, ट्रायंगल 3 4 5। क्लियर है? 3 के सामने वाला एंगल 37 होता है, 4 के सामने वाला एंगल 53 होता है और ये वाला एंगल 90 होता है। 37 डिग्री की अगर बात करें तो ये एंगल तो वेरी स्मॉल नहीं है। अगर ये एंगल वेरी स्मॉल नहीं है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, ये आने वाली जो रेज हैं ये कौन सी रेज हैं बेटा, मार्जिनल रेज हैं। कौन सी रेज हैं बेटा, मार्जिनल रेज हैं। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। और आपको मालूम है कि मार्जिनल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को कितनी दूरी पर कट करेंगे, y इक्वल्स टू r माइनस के r/2 सेक थीटा के बराबर इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से कॉस थीटा अगर मैं निकालूंगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी। कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 4/5
उसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू 5/4 हो जाएगी, इसी का उल्टा कर दें तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ y इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर माइनस के 5/2 इंटू सेक थीटा की वैल्यू बेटा 5/4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 25/8 हो गया, तो ये 40 माइनस 25/8 तो बेटा ये 15/8 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया। इतनी दूरी पर ये मार्जिनल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे। अब देखिए जिनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है या जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है उनको तो बस यही पता रहता है कि कोई भी लाइट रे आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट करी, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करके जाएगी। फोकस से बेटा कौन पास करेगी, पैराक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हैं, लेकिन मार्जिनल रेज कभी भी फोकस से पास नहीं करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आपने जान लिया कि कितनी दूरी पर इंटरसेक्ट करके जाएगी बेटा, यहाँ से 15/8। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे 5/2 सेंटीमीटर आंसर। वहीं पर गलत हो गया, वहीं पर सत्यानाश हो गया पूरी कहानी का। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर आपने इस पॉइंट को समझा कि ये पॉइंट हमारा क्या है क्या नहीं है, मार्जिनल रेज क्या है, पैराएक्सियल रेज क्या है। पैराएक्सियल रेज के बारे में आपने यहाँ पर समझ ही लिया था कि पैराएक्सियल रेज क्या है। अब देखिए नेक्स्ट आगे की स्लाइड में हम चलते हैं। ये अभी सवाल आपने सॉल्व किया है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पैराएक्सियल रेज से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ कहानी बता रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो ये कहानी है ही बेटा, ठीक है। पैराएक्सियल रेज की अगर बात करें, कुछ पैराएक्सियल रेज हमारी इस तरीके से आई और आपको मालूम है कि पैराएक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। पैराएक्सियल रेज आई बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। पैराएक्सियल रेज आई बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेंगी बेटा, फोकस से पास करेंगी। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ कि पैरेलल पैराएक्सियल रेज जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती है बेटा, फोकस से पास करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ पैरेलल पैराएक्सियल रेज, पैरेलल पैराएक्सियल रेज या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पैराएक्सियल रेज which are parallel to principal axis, which are parallel to principal axis after reflection meet at फोकस पर मीट करेंगे। या मैं यहां पर इस पॉइंट को और आगे लिख देता हूं। मान लीजिए पैरेलल पैराएक्सियल रेज बेटा हमने भेजे, पैरेलल पैराएक्सियल रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकस। बेटा वो कहां पर मिलेंगी, सभी की सभी फोकस पर मिलेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिए मैं आगे के पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। ये भी पैरेलल पैराएक्सियल रेज है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेंगी बेटा, फोकस से पास करेंगे। यस और नो, कहां से पास करेंगे, फोकस से ही पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, हमारी फिर से बेटा पैरेलल पैराएक्सियल रेज कुछ आई आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं, मान लीजिए ध्यान दें बेटा पैराएक्सियल रेज आई, ये वेरी स्मॉल एंगल बनाया थीटा, कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। यहां से उतना ही एंगल बनाते हुए चली गई। पैरेलल पैराएक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के हैं, पैरेलल हैं, वो कहां से पास कर रही हैं, फोकस से। जब ये पैरेलल नहीं है तो कहां से पास करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए चली गई। इसी के पैरेलल एक और पैराएक्सियल रेज आई बेटा, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से निकल के चली गई, ठीक है। फिर बेटा एक और पैरेलल पैराएक्सियल रेज इस तरीके से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो यहां से पास करके चली गई। देखिए सबसे पहली बात इस वाले पॉइंट में समझें,
पैरेलल पैरा ऐसी पैराक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो तो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, या पैरेलल पैराक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकस। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया। अब देखिए बेटा ये सभी की सभी हमारी कौन सी रेज हैं? पैरेलल पैराक्सियल रेज है। कौन सी रेज है बेटा? पैरेलल पैराक्सियल रेज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट इन फोकल प्लेन। बेटा इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब क्या? एक फिगर कोई भी जो जिसके पास बेटा दो डायमेंशन है उसी को हम फोकल प्लेन कहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सबसे पहली बात हमने बेटा कोई एक क्या ली? एक नोटबुक ली और नोटबुक को हमने इस वाले फोकस के ऊपर इस तरीके से रख दिया, तो इस नोटबुक के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं बेटा वो सभी के सभी फोकल प्लेन वाले पॉइंट हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पैरेलल पैराक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा पैरेलल नहीं है तो वो सभी की सभी अगर फोकस पर नहीं मिल रही हैं तो वो कहां पर मिलेंगी? फिर आपका फोकल प्लेन में मिलेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर लिखा है मैंने पैराक्सियल रेज, से पहले लिख देता हूं पैरेलल पैराक्सियल रेज which are not parallel to principal axis after reflection they meet in focal plane। बेटा फोकल प्लेन कैसे बनाओगे मैं ये भी सिखा देता हूं आपको। फोकल प्लेन कैसे बनाना है? ये बेटा फोकस है, फोकस से हमने एक लाइन बना दी इस तरीके से, इसी लाइन पर बेटा हमने नोटबुक रख दी, एक नोटबुक को हमने बेटा रख दिया। इस नोटबुक में जितने भी ये सभी पॉइंट हैं बेटा ये सभी के सभी पॉइंट हमारे कौन से प्लेन कहलाएंगे बेटा? फोकल प्लेन कहलाएंगे। तो अगर पैरेलल पैराक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो बेटा कहां पर मिलेंगी? आकर के फोकल प्लेन में आकर के मिलेंगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। क्लियर है सभी को? अब देखिए इससे आगे की स्लाइड पर जाते हैं बेटा, ध्यान दें। आगे की स्लाइड की अगर बात करें तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको समझना है। सबसे पहली बात यहां पर लिखा हुआ है बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज स्फेरिकल मिरर के द्वारा अगर आपको इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अगर इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो बेटा इमेज फॉर्मेशन में कभी भी आपको कैसी भी दिक्कत नहीं आ सकती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर है सभी को? तो बेटा सबसे पहली अगर बात की जाए तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे सिलेबस में बेटा कौन सी रेज है? अब कोई भी रेज अगर हम पढ़ेंगे तो बेटा हमारे सिलेबस में केवल कौन सी रेज है? पैराक्सियल रेज है। कौन सी रेज है बेटा इन आवर सिलेबस? पैराक्सियल रेज है। इसका मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करनी चाहिए बेटा? फोकस से पास करनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस यहां पर हमने कॉनकेव मिरर लिया है, कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लो बेटा, ये पोल है, ये बेटा फोकस है, ये बेटा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसी तरीके से बेटा इसमें भी हमने क्या बनाया? पोल, फोकस बना दिया बेटा मिड पॉइंट, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। बेटा ये पॉइंट हमारा पोल है, ये बेटा पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बेटा इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये पोल है, ये बेटा फोकस है, ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बेटा 4 रूल हैं और 4 रूल आपको याद रहने चाहिए अच्छे से। क्लियर है? देखिए सबसे पहला रूल बेटा हमसे क्या कहता है कि अगर कोई भी पैरेलल इंसिडेंट रेज आई, पैरेलल इंसिडेंट रेज, बेटा ये सभी पैरेलल इंसिडेंट रेज कौन सी होंगी? पैराक्सियल। हमारी सिलेबस में कौन सी है? पैराक्सियल है बेटा, पैराक्सियल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पॉइंट बना करके, सबसे पहली बात इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन always pass through focus। बेटा हमेशा कहां से पास करेंगे? फोकस से पास करेंगे। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। बेटा कहां से पास करेंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको भी हमने फोकस से पास करा दिया। तो आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया। इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, पहला रूल है और पहला रूल सभी को आना चाहिए। अब देखिए सेकंड रूल की तरफ जाते हैं बेटा। इसी कहानी का अगर मैं उल्टा कर दूं बेटा, इसी कहानी का अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है, फोकस से पास करने के बाद इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन it become parallel to principal axis, ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास करेगी। अगर फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई एक इंसिडेंट रे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी। कहां से पास करी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगी तो बेटा इस पॉइंट पर जाकर के इंसिडेंट हुई, ठीक है। पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। इस पॉइंट पर बेटा क्या बनेगा, नॉर्मल। स्फेरिकल सरफेस पर बनने वाला नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ये मैंने आपको बता रखा है बेसिक में, अगर नहीं आता है तो पीछे के लेक्चर्स में आप जाकर के देखें। तो बेटा नॉर्मल से ये वाली इंसिडेंट रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है, जीरो बना रही है, तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो के बराबर होगा। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस वाली हो गई। और नॉर्मल इंसिडेंस वाली सिचुएशन में जो रे जिस रास्ते से गई है, जो रे जिस रास्ते से गई है बेटा, जो रे जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर पॉइंट लिखते हैं हम, इफ इंसिडेंट रे रेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट retraces इट्स ऑन पाथ। बेटा जिस रास्ते से गई है ना उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। तो मैंने नॉर्मल इंसिडेंस आपको पढ़ा रखा है। मान लीजिए यहां से एक लाइट रे ऐसे गई, इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पर नॉर्मल यहीं से पास करेगा, तो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो उसी रास्ते से फिर बेटा ये वापस चली जाएगी। क्लियर है? तो आपने तीसरा रूल आपने जान लिया। तीसरा रूल क्या है? अब देखिए बेटा फोर्थ रूल समझने की कोशिश करें। फोर्थ रूल जो बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए कोई एक इंसिडेंट रे आई बेटा, ये सब कौन सी रेज है, पैराएक्सियल, ठीक है। उसने बेटा यहां पर आकर के एंगल बनाया थीटा। तो बेटा इस पॉइंट पर नॉर्मल अगर बनाऊं तो नॉर्मल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ना। तो नॉर्मल अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल से ही उतना एंगल बनाते हुए ये लाइट रे इस तरीके से चली जाएगी। क्लियर है सभी को? तो ये बेटा कौन सी रेज थी, हमारी इंसिडेंट रेज थी, ठीक है। और इस रेज की अगर बात करें तो बेटा ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रेज है। कहने का मतलब क्या है, जब इंसिडेंट रे पोल पर जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। ये फोर्थ रूल है। इस टाइप के इंसिडेंस को हमने क्या नाम दिया था बेटा, लास्ट लेक्चर्स में ऑब्लिक्यू इंसिडेंस हमने नाम दिया था। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। देखिए एक बार बेटा मैं फिर से चीज़ों को रिवाइज कर देता हूं और इन चीज़ों को समझना जरूर। देखिए अगर कोई भी लाइट रे
पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बेटा पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल क्या है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, स्फेरिकल मिरर से जाकर के टकराई, टकराने के बाद वो वापस बेटा अपने उसी रास्ते पर आ जाएगी। क्लियर है सभी को, जिस रास्ते से गई है टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तीन रूल आप सभी को समझ में आ गए। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर जाकर के स्ट्राइक करती है, कहां पर स्ट्राइक करती है बेटा, पोल पर, तो उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। और इस सिचुएशन को बेटा हमने नाम क्या दिया है, ऑब्लिक्यू इंसिडेंस नाम दिया है। तो आप सभी को समझ में आ गया रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा अगर इमेज फॉर्मेशन आपको करना है तो ये रूल्स फॉर्मेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। देखिए चारों रूल्स का यूज करके हम आगे के सवाल हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली अगर बात की जाए तो यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा हमें इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर लिखना है। वैसे तो 10th क्लास का टॉपिक है, कराना नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक है तो मैं करा ही देता हूँ। हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं हमारी वीडियो को देखने वाले, ठीक है। सबसे पहली अगर बात की जाए तो बेटा यहाँ पर 6 सिचुएशन बनेंगे। 6 सिचुएशन में हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखनी है, इमेज पोजीशन देखनी है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर हमारा क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, इमेज जो हमारी बन रही होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में वो कैसी बन रही होगी। तो ये भी पॉइंट हमको समझना है। सबसे पहले देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, एक एक से पॉइंट हमें समझने हैं। बेटा ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर में बेटा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा वो इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा है ना वो कहां पर रखा है हमने, एट इन्फिनिटी। और आप सभी को मालूम है कि इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी ना बेटा वो कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगे। पहले वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। बेटा इमेज बनाने का काम कौन करेगा, रिफ्लेक्टेड रे करेंगी। रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट कराने के लिए हमें कितनी दो रे चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे, 2 रिफ्लेक्टेड रे हमको चाहिए। आपको मालूम है कि पैरेलल इंसिडेंट रे आई बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर है सभी को। अब देखिए दूसरी एक इंसिडेंट रे आई बेटा जो इन्फिनिटी से आई है, वो भी पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहां से पास करेगी, फोकस पर। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे बेटा कहां पर मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज कहां पर बन रही है बेटा, इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज बन रही है एट फोकस। क्लियर है सभी को, कहां पर बन रही है इमेज, हमारी फोकस पर बन रही है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर इमेज का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो बेटा इमेज का जो इंटरसेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है ना, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, रियल हो रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज कैसी बन रही है बेटा, रियल। और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, तो इमेज बनी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसी इमेज बन गई बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए ऑब्जेक्ट पर कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहा होगा बेटा, इमेज तो बिल्कुल फोकस पर एक पॉइंट की तरह बन रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वेरी स्मॉल साइज इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है बेटा, वेरी स्मॉल साइज इमेज बन रही है। तो पहला पॉइंट तो आप सभी को समझ में आ गया कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, और पहला पॉइंट आप सभी ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। अब देखिए दूसरे की अगर बात करें, फिर से बेटा हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, फिर से हमने कॉनकेव मिरर बनाया। देखिए जो रूल्स थे उन्हीं का यूज हमने किया है और इमेज फॉर्मेशन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन हमने दे दी।
इमेज का कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी ये भी इंफॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूँ, वैसे भी यहाँ पर मैं आपको समझा करके चल रहा हूँ। बेटा ये हमारे पास फिर से सेकंड पोजीशन के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से था, इन्फिनिटी से चलते चलते सी के करीब पहुँच गया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये है बेटा। क्लियर है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, सी से पीछे है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, सी से पीछे है। अब देखिए ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर से कोई एक लाइट रे गई, लाइट रे जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी बेटा, फोकस से पास करेगी। क्लियर है सभी को, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे तो हमारे पास हो गई, इमेज बनानी है तो दूसरी भी रिफ्लेक्टेड रे चाहिए हमको। क्लियर है सभी को। तो बेटा मैं क्या करता हूं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान दें दूसरे कलर से मैं यहां पर ले रहा हूं, यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे बेटा पोल से जाकर के टकराई। क्लियर है। पोल पर इसने कुछ एंगल थीटा बनाया, उतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट रे बेटा ऐसे चली जाएगी। तो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है ना बेटा, वो सी और एफ के बीच में हो रहा है। ये वाला पॉइंट इमेज बन गया। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इमेज की अगर बात करें, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ पर बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। बेटा कहाँ पर बन रही है, सी और एफ। अब देखिए सी और एफ की अगर बात करें, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है बेटा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है। क्लियर है। अब यहां पर एक और चीज यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ये जो इमेज हमारी बनी है यहां पर बेटा दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट करी हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इमेज कैसी बनाएंगी बेटा, रियल इमेज बनाएंगी। और रियल इमेज बेटा हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है। तो नेचर और इमेज की अगर बात करें तो बेटा इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है। तो रियल और इन्वर्टेड सभी को समझ में आ गया। अब देखिए इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का जस्ट उल्टा। तो ऑब्जेक्ट का जस्ट उल्टा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा बेटा, ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट इधर दिखाई देगा, बी वाला पॉइंट इधर दिखाई देगा, लेकिन इस ए पॉइंट को ए डैश बी डैश कहूँगा। तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो बनी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटे साइज की बनी है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि स्मॉल साइज इमेज बनी है। क्लियर है सभी को। यहाँ तक दूसरा पॉइंट सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, जो हमारे रूल्स है ना उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट चलते चलते इन्फिनिटी पर था, सी से पीछे रह गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच गया बेटा, सी पर ही पहुँच गया है। कहाँ पर पहुँच गया बेटा, सी पर पहुँच गया। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बेटा हमारा पहुँच गया सी पर। क्लियर है। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ए बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बेटा। इसके जस्ट ऊपर से एक लाइट रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई बेटा। क्लियर है। कौन सी रे हो गई बेटा, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है। अब देखिए बेटा दूसरी की अगर हम बात करें तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। यहां से बेटा एक और रे हमारी गई, हमने यहां से क्या कराया, ऑब्लिक्यू इंसिडेंस, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, पोल पर इंटरसेक्ट कराई बेटा। पोल पर इंटरसेक्ट थीटा एंगल बनाया, उतना ही थीटा एंगल बनाते हुए ये लाइट रे बेटा इसको यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो देखो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट की जब टू द स्केल इस चीज को ड्रॉ करेंगे ना तो बेटा इसकी इमेज बिल्कुल सी के नीचे ही बनेगी, सी पर ही बनेगी। सबसे पहली बात मैं ये कह सकता हूं कि जब ऑब्जेक्ट बेटा कहां पर है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहां पर बन रही है बेटा, एट सी, सी पर बन रही है। समझ में आ गया। और सी की अगर बात की जाए तो बेटा इमेज कैसी बन रही है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर रिफ्लेक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बेटा जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है ना
तो इमेज भी बेटा सेम साइज की बनती है। इमेज कैसी बनेगी बेटा, इस वाले केस में सेम साइज की इमेज बनेगी जब टू द स्केल आप चीज़ों को ड्रॉ करोगे। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर पहले 3 केस आप सभी को समझ में आ गए। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चल करके सी से पीछे आया, सी पर पहुंच गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंचेगा बेटा, सी और एफ के बीच में पहुंचेगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं ऊपर से इनको मिटा देता हूँ, ये साथ ही साथ आपको समझ में आ रहे हैं। बेटा जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है उन्हीं की मदद से आप चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो। क्लियर है सभी को? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन की मदद से आप चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो। चलिए बेटा 4th पॉइंट की अगर बात की जाए तो देखिए 4th पॉइंट, देखिए यहां पर बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा फोकस, ये बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। 4th पॉइंट की अगर बात करें तो बेटा अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट पहुंच गया बेटा बिटवीन सी एंड एफ। बेटा सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट पहुंच गया। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, ये बेटा ऑब्जेक्ट है ए बी। क्लियर है? ऑब्जेक्ट बेटा रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है, पैरेलल इंसिडेंट रे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस। तो ये रूल नंबर 1 लगाया है बेटा हमने। क्लियर है? ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अब देखिए इमेज बनानी है। रूल नंबर 4 हमसे क्या कहता है बेटा, सबसे पहले रूल नंबर 4 की अगर बात करें कि कोई भी अगर इंसिडेंट रे हमने पोल पर स्ट्राइक करी तो वो उतना ही एंगल बनाते हुए, वो उतना ही एंगल बनाते हुए, ध्यान दें, वो उतना ही एंगल बनाते हुए, उतना ही एंगल बनाते हुए पोल से इस तरीके से चली जाएगी। तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे की अगर बात करें, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बेटा कहां पर मिल रही हैं, देखा जाए तो सी से पीछे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जब ऑब्जेक्ट बेटा सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज हमारी कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां पर बनेगी, सी से पीछे। अब देखिए यहां पर रिफ्लेक्टेड रे जो मिल रही है बेटा वो कैसा इंटरसेक्शन कर रही हैं, रियल इंटरसेक्शन कर रही हैं। तो इमेज हमारी रियल, और रियल इमेज बेटा हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहली अगर बात करें इन्वर्टेड इमेज बनाएं तो बेटा ए पॉइंट तो यहाँ पर ए डैश बन गया और ये वाला पॉइंट बेटा बी डैश बन गया। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बेटा जो इमेज बन रही है ना वो लार्ज साइज की इमेज बन रही है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कैसी इमेज बन रही है बेटा, लार्ज साइज इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, लार्ज साइज इमेज बन रही है। तो 4था पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा 5वें पॉइंट की अगर बात करें, सी और एफ के बीच में हो गया। सी और एफ के बाद फिर कहां पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट बेटा, एफ पर पहुंचेगा। कहां पर पहुंचना है, अब एफ पर पहुंचना है। इस चीज को बेटा मैं मिटा देता हूं यहां पर। ठीक है, अब आपको 4th पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए 5वां पॉइंट, देखिए स्पेस कम होने की वजह से मैं यहां पर मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए फिर से बेटा हमारे पास कॉनकेव मिरर हो गया। ये बेटा हमारे पास पोल है, ये बेटा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बेटा जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट बेटा कहां पर पहुंच गया, फोकस पर पहुंच गया। समझ में आ गया? कहां पर पहुंच गया बेटा, फोकस पर। अब देखिए फोकस की अगर बात की जाए तो बेटा कोई भी एक रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा ये कहां से पास करेगी, फोकस से। क्लियर है? ये रूल नंबर 1 था बेटा। रूल नंबर 4 की अगर बात करें, कोई भी रे इंसिडेंट करी बेटा पोल पर, वो उतना ही एंगल बनाते हुए नीचे चली जाएगी। क्लियर है सभी को? बेटा ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल हैं। और पैरेलल रेज बेटा कहां पर मीट करेंगे, इन्फिनिटी पर। हमने कह दिया कि ये इन्फिनिटी पर आगे की ओर मीट कर रही हैं। तो जब इन्फिनिटी पर हमने इनको मीट किया हुआ मान लिया, सबसे पहली बात ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है बेटा, एट एफ। ठीक है, इमेज कहां पर बन रही है बेटा, इन्फिनिटी पर, इसको हमने मीट करता हुआ मान लिया। तो सबसे पहली बात, अगर इनका मीट करता हुआ हमने मान लिया है तो ये इमेज कैसी बनेगी बेटा, रियल और इन्वर्टेड। तो बेटा ये इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज कैसी बनेगी बेटा, वेरी वेरी लार्ज साइज, वेरी वेरी
लार्ज साइज की इमेज बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी वेरी लार्ज साइज की इमेज बनेगी। तो ये चौथा पांचवा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया है। एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली अगर बात की जाए तो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा यहाँ से पास करेगी। क्लियर है सभी को? ये रे यहाँ से पास करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। और एक हमने फोर्थ वाला पॉइंट कराया ऑब्लिक्यू इंसिडेंस वाला। बेटा ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। कैसे हैं? पैरेलल। और ये कहाँ पर मीट करेंगे बेटा? इन्फिनिटी पर मीट करेंगे। तो इसी वजह से हमने कह दिया कि ये इन्फिनिटी पर मीट करेंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो वेरी वेरी लार्ज साइज की इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बेटा? वेरी वेरी लार्ज साइज की इमेज बनने वाली है। अब देखिए पांचवा पॉइंट बेटा सभी को समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर पहुंच गया है। अब ऑब्जेक्ट बेटा हमारा जो पहुंचने वाला है वो पहुंचेगा किसके बीच में बेटा? पोल और फोकस के बीच में। 6 पॉइंट ये बेटा हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बेटा हमारा जो ऑब्जेक्ट जो बैठा है वो पोल और फोकस के बीच में, ये ऑब्जेक्ट ए बी है। क्लियर है? ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है। अब देखिए पोल और फोकस की अगर हम बात करें, इसके पैरेलल बेटा इंसिडेंट रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ठीक है बेटा, यहां पर फिर से हमने क्या कराया? फोर्थ वाले पॉइंट की अगर बात करें, ऑब्लिक्यू इंसिडेंस कराया। ये रे इस बेटा इस तरीके से चली जाती है। क्लियर है? उतना ही थीटा एंगल बनाते हुए बेटा ये इधर की तरफ जो बनती है ना, ये स्क्यू लाइंस बनती हैं। स्क्यू लाइंस मतलब ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई पर्सन बेटा यहां से देख रहा हो, या ये आंख है बेटा, तो उसको क्या लगेगा? ये आंख है। ठीक है, उसको क्या लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे से आ रही है। ठीक है, उसको क्या लगेगा? ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी बेटा कहां से आ रही है? पीछे से आ रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों रिफ्लेक्टेड रे बेटा पीछे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं हमको। और बेटा रिफ्लेक्टेड रे क्या यहां पर रियल में मिल रही है? नहीं मिल रही है। यहां पर रिफ्लेक्टेड रे का इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये इमेज कैसी बन गई बेटा? वर्चुअल इमेज बन गई। पहली बात तो हम यहां पर ये कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F हो तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां पर बनेगी बेटा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। क्लियर है सभी को? अब देखिए दूसरा, इमेज कैसी बन रही है बेटा? वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज बेटा हमेशा सीधी होती है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी ही हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट बेटा ऐसे है A और B, तो इसकी इमेज बिल्कुल सीधी सीधी बन रही है। ये A डैश और ये क्या आपका B डैश। लेकिन मिरर के कंपैरिजन में क्या आपका लार्ज साइज की इमेज बन रही है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बेटा कैसी इमेज बन रही है? लार्ज साइज इमेज बन रही है। बताओ ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर क्या है क्या नहीं है, मैंने इस लिहाज से मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ जिससे कि फाउंडेशन वाला बच्चा भी अगर इसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो सभी लेक्चर्स को बड़ी आसानी से पढ़ पाएगा वो। क्लियर है? अब देखिए तो सभी रे डायग्राम की मदद से आपने सीखे जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हमने आपको बताए थे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने सभी के सभी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर सीख ली। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पर हम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनी। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो इमेज C और F के बीच में बनी। जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड C बनी। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट C पर है तो इमेज भी C पर बनी है। और आपने एक स्पेशल केस आपने देखा जिस केस में हमारी इमेज कैसी बनी बेटा? वर्चुअल और इरेक्ट बनी और लार्ज साइज की इमेज बनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए। देखो
सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले वेरी स्मॉल साइज की इमेज थी, फिर उससे थोड़ा साइज बढ़ा, फिर इसके कंपैरिजन में इमेज का साइज कैसा आया बेटा, ऑब्जेक्ट के बराबर आ गया। फिर यहाँ पर साइज इमेज का और ज़्यादा बढ़ गया। इस वाले केस में वेरी वेरी लार्ज साइज की इमेज बनी, बहुत बहुत बड़ी बनी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कुछ लार्ज साइज की इमेज बनी। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे सवाल करेगी, अगर कोई व्यक्ति कॉनकेव मिरर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा बेटा। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कोई व्यक्ति कॉनकेव मिरर की तरफ जा रहा है, तो उसकी इमेज में क्या होगा? सबसे पहले इमेज क्या होगी बेटा? घटेगी, स्मॉल साइज की इमेज। फिर पहले तो क्या करेगी बेटा? बढ़ेगी। पहले वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल से फिर थोड़ी और बड़ी बनी है, फिर सेम साइज की बनी, फिर थोड़ी और बड़ी बनी, फिर बहुत बड़ी बनी है, यहाँ तक तो बढ़ेगी। फिर इस वेरी वेरी लार्ज के कंपैरिजन में बेटा ये इमेज का जो साइज है ना, ये छोटा है, तो फिर हम कह सकते हैं फिर उसके बाद क्या है? घटेगी। तो हम कह सकते हैं कि पहले बढ़ेगी, फिर उसके बाद में क्या होगी बेटा? घटेगी। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा बहुत बहुत बड़ा है। कहने का मतलब क्या है? पहले 1 सेंटीमीटर थी, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर हुई, फिर 10 सेंटीमीटर हो गई, फिर बेटा फिर से 6 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ से 10 तक तो पहले बढ़ा है बेटा, फिर उसके बाद में क्या है बेटा? घटा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया कि ये पॉइंट हमारा क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर हमारा क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में जान लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमको बनाना है। यहाँ पर मान लीजिए हमने ये ले लिया बेटा कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर का ये बेटा सेंटर हो गया, क्लियर है? ये बेटा इसका फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बेटा इसके लिए क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई पूरी। ये प्रिंसिपल एक्सिस में ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट बेटा हमारा कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा कौन सा है? आउटर पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? आउटर पार्ट है। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बेटा हमारा कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट बेटा हमारा कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी हमारी, वो कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज आएंगे। पैरेलल रेज बेटा आकर के ऐसे स्ट्राइक करी, ठीक है। एक और पैरेलल रेज बेटा यहाँ पर आकर के ऐसे स्ट्राइक करी, तो ये पैरेलल इंसिडेंट रे हैं। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पर बेटा नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। किसी स्फेरिकल बॉडी पर बनने वाला नॉर्मल हमेशा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो ये बेटा नॉर्मल हो गया, क्लियर है? ये नॉर्मल हो गया। इस वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर भी अगर नॉर्मल बनाएंगे तो बेटा वो भी कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो ये भी नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा बेटा, ठीक। सबसे पहली अगर बात की जाए अब देखिए पैरेलल इंसिडेंट रेज, देखिए रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है? इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1, अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होंगी? या तो फोकस से पास होंगी या फोकस से पास करती हुई हमें अपीयर होंगी। हमें ऐसे लगेगा कि ये फोकस से पास कर रही हैं। तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कैसे होंगे बेटा? इस तरीके से एंगल बनाते हुए चली जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से एंगल बनाते हुए चली जाएंगी। ये रिफ्लेक्टेड रे हैं बेटा, ये रियली तो पास नहीं कर रही हैं, अपीयर टू पास थ्रू फोकस। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये फोकस से पास करके आई हैं, उसी तरीके से ये ऐसे लगेगी कि जैसे ये फोकस से पास करके आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कहाँ पर बन रही है बेटा? फोकस पर बन रही है, क्लियर है? अब देखिए एक पॉइंट बन रहा है ना,
अब देखिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है। क्या रिफ्लेक्टेड रे का यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इमेजनरी हो रहा है। तो इमेज कैसी बन रही है बेटा, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल इमेज बेटा हमेशा इरेक्ट होती हैं, सीधी इमेज बनती हैं। इसके अलावा बेटा वेरी डिमिनिश्ड साइज की इमेज बन रही है। वेरी डिमिनिश्ड साइज का मतलब क्या है, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज की इमेज बन रही है, जो पॉइंट साइज बन रहा है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी कि वेरी स्मॉल साइज की इमेज बन रही है बेटा, ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरे केस की अगर बात की जाए तो मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फिर से बेटा हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लिया बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये बेटा हमारे पास पोल है। कोई भी बेटा पैरेलल इंसिडेंट रेज आई, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को अब बेटा हम नज़दीक ले गए, ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले गए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए और बी। क्लियर है बेटा, इस पॉइंट पर बेटा हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करती हुई दिखाई देगी, फोकस से पास करती हुई दिखाई देगी। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा, यहां से कोई एक इंसिडेंट रे आई बेटा, जो कहां पर पोल पर आकर के स्ट्राइक करी, थीटा एंगल बनाया। तो देखिए ये रूल नंबर 4 है बेटा, ये रूल नंबर 4 है। उतना ही सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी बेटा, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो यहां से अगर कोई पर्सन देख रहा होगा तो ऐसे लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे से आ रही है। क्लियर है। तो बेटा ये दोनों, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे का ये इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है। तो ये ए बी है, तो बेटा इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जब ऑब्जेक्ट नियर टू कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के नजदीक है, तो इमेज बेटा कहां पर बन रही है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। और बेटा ए बी, अब देखिए ये इमेज कैसी बन रही है बेटा, वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि इंटरसेक्शन इमेजनरी हो रहा है। और वर्चुअल इमेज बेटा हमेशा कैसी होती हैं, सीधी इमेज होती हैं, इरेक्ट इमेज। क्लियर है सभी को। बेटा ये सीधी इमेज बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट ए डैश हो गया, ये वाला बी डैश हो गया। तो ये बेटा कैसी इमेज बन रही है, वेरी स्मॉल साइज की इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, वेरी स्मॉल साइज इमेज बन रही है। तो आपने जाना, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में बेटा हमारे दो ही केस बन पाते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो या इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर बेटा हमेशा क्या आपका स्मॉल साइज की इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है बेटा, स्मॉल साइज। इसमें मैं वेरी स्मॉल कह रहा हूं, इसमें मैं इसको ओनली क्या कह रहा हूं बेटा, स्मॉल साइज इमेज कह रहा हूं। क्लियर है सभी को। आपने इसके बारे में जान लिया, दो ही केस हमारे बनते हैं। पोल कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज या तो पोल और फोकस के बीच में बनाएगा या फोकस पर बनाएगा, और स्मॉल साइज की इमेज बनाता है या डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर बेटा कैसी इमेज बनाता है हमेशा, ये भी ऑलवेज है, ये भी ऑलवेज है बेटा। ऑलवेज मतलब क्या, आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ऑलवेज बेटा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। जबकि कॉनकेव मिरर आपने देखा था बेटा 5 केसेस में तो रियल इमेज बना रहा था, लेकिन 6 केस में जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितना भी बेसिक मैंने आज की क्लास में आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप लेक्चर देखते रहिए, लेकिन एक सीरीज में आप लेक्चर देखिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। आगे नेक्स्ट 6 लेक्चर का आप वेट करें, बहुत ही जल्दी आपके पास 6 लेक्चर पहुंचेगा जो इससे आगे के टॉपिक होंगे। मैं सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं जिससे कि आपका नॉर्मल बेसिक बच्चा भी अगर लेक्चर को सीरीज में पढ़ता है तो वो भी बहुत अच्छा फिजिक्स में बन सकता है। थैंक यू सो मच।